1982 में वीडियो गेम से इंस्पायर्ड होकर डिज्नी ने एक फिल्म रिलीज की थी जिसका नाम था ट्रॉन। रिलीज के टाइम तो ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, लेकिन कुछ सालों बाद ही ये मूवी एक कल्ट क्लासिक मूवी बन जाती है जिससे इंस्पायर्ड होकर बहुत सारे गेम्स बनते हैं। सोच कर देखो, पहले एक गेम से इंस्पायर्ड होकर मूवी बनती है और एक मूवी से इंस्पायर्ड होकर बहुत सारे गेम्स। आई मीन कुछ तो अमेजिंग रहा होगा इस मूवी में। फिर बहुत सालों बाद 2010 में इस फ्रेंचाइजी का अगला पार्ट रिलीज होता है ट्रॉन लेगेसी के नाम से, और इस मूवी में दिखाई गई बाइक्स और फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड सच में अमेजिंग थे। ट्रॉन फ्रेंचाइजी की 2 मूवी के बाद आज की डेट में तीसरी मूवी आ चुकी है ट्रॉन एरिस के नाम से। तो फाइनली ये मूवी ट्रॉन लेगेसी के 15 साल बाद रिलीज हुई है। हालांकि इस मूवी का शूट पहले ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन मेकर्स की माने तो ये मूवी डेवलपमेंट में फंसी हुई थी। मैं इस मूवी को देखकर आ चुका हूँ, तो क्या ये मूवी तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगी या फिर ये मूवी बस एक चमकती हुई ढिशुम ढिशुम मूवी बनकर रह गई है? इन सभी सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे इसी वीडियो में। तो मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट जो करेगा इस मूवी को रिव्यू एंड रोस्ट। अगर आपने ट्रॉन लेगेसी मूवी देखी है तो अपनी सीट का बेल्ट बांध लो, अगर नहीं देखी है तो भी अपनी सीट का बेल्ट बांध लो, क्योंकि थिएटर्स में इसके विजुअल्स देखकर तो तुम्हें हार्ट अटैक आ सकता है। इस मूवी की विजुअल रिप्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा अच्छी है कि उसे देखकर आपका दिमाग घूम सकता है। इस मूवी के विजुअल्स की तो मैं जितनी ज्यादा तारीफ करूं उतनी कम रहेगी, और साथ ही इस मूवी के मेन एक्टर ने भी बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। जैरेड लेटो, ये बंदा ऑस्कर तो जीत ही चुका है, साथ ही इसकी पता नहीं इसकी किस्मत थोड़ी खराब रहती है कुछ मूवीज के साथ, इसलिए कुछ ना कुछ इस बंदे के साथ होता रहता है, लेकिन बंदे की परफॉर्मेंस एक नंबर है भाई। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं देगा ये बंदा आपको। अगर मैं इस मूवी की स्टोरी की बात करूं तो इस मूवी की स्टोरी में एक टेक कंपनी के ओनर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है, बिल्कुल हमारे इलॉन मस्क भैया की तरह। ये बंदा एक एआई डिजाइन करता है जिसको वो रियल वर्ल्ड में लाना चाहता है। इनफैक्ट वो ले भी आता है अपने डेंजरस मिशन को कंप्लीट करवाने के लिए। तो क्या वो अपने डेंजरस मिशन को कंप्लीट करवा पाता है, ये जानने के लिए तो तुम्हें ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि इस मूवी के नेगेटिव कैरेक्टर्स एक लड़की के पीछे पड़े हुए हैं जो कि इस मूवी की हीरोइन भी होती है। इस लड़की के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो टेक्नोलॉजी विलन्स को चाहिए होती है अपने मिशन को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए। तो क्या इस मूवी के विलन हीरोइन को पकड़ पाते हैं या हमारा हीरो उसे बचा लेता है, ये जानने के लिए तो तुम्हें मूवी देखनी पड़ेगी। मैं नहीं बताने वाला, मजाक कर रहा हूँ। तो बेसिकली ट्रॉन मूवी के इस नए वाले पार्ट में हमें रियल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड के बीच कोलाइड देखने को मिलता है, और इस कोलाइड के बीच जो हमारा एआई प्रोग्राम होता है एरिस नाम का, वो रियल में सोचने समझने लगता है। वो इतना ज्यादा स्मार्ट हो जाता है कि उसे लाइफ की वैल्यू समझ आ जाती है, उसे जिंदगी की असली अहमियत समझ आ जाती है कि इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए या फिर किसी और की जिंदगी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और एक सालों तुम हो, तुम्हें अभी तक समझ ही नहीं आया कि लाइफ में क्या करना है, घर बैठे बैठे रील देखते रहते हो। और इस मूवी में हमें नॉस्टैल्जिया फील करवाने के लिए केविन फ्लेन को भी दिखाया गया है। वही केविन भैया जो पार्ट 1 में आधे टाइम के लिए गेम में फंसे थे और पार्ट 2 में पूरे टाइम के लिए। और इस मूवी में वो कहाँ फंसे हुए ये देखने के लिए तुम्हें समझ गए ना, समझदार हो। बहुत हो गई अच्छी बात है, अब चलो थोड़ी नेगेटिविटी फैला देते हैं। अगर मैं इस मूवी के नेगेटिव्स की बात करूं तो इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव इसकी स्टोरी टेलिंग और राइटिंग है। इस मूवी के कैरेक्टर्स को इतने ज्यादा बुरे तरीके से लिखे गए हैं कि तुम उनसे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाते हो। इस मूवी के कैरेक्टर्स मर रहे होते हैं और तुम्हारा होता है चलो चलो ठीक है ना आगे बढ़ो। यहाँ तक कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर को कुछ हो रहा है और तुम्हें होता है कि चलो ठीक है ना आगे दिखाओ, जो होना था हो गया। भाई मूवी के कैरेक्टर्स को थोड़ा तो ऐसे लिखो कि हम उनसे कनेक्ट फील कर सके। भाई उन्हें चोट लगे तो हमें भी दर्द हो, भाई वो मर रहे हो तो हमें भी दुख हो, इतना तो कर ही सकते हो यार। और ये जानकर तो तुम्हें बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इस मूवी को डायरेक्ट किया जोचिम रोनी ने। जोचिम रोनी, क्या मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? चलो छोड़ो। उसी बंदे ने डायरेक्ट किया जिसने डायरेक्ट किया था पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी को। एक तरफ तुमने इतनी बढ़िया मूवी बना दी और एक तरफ तो ओवरऑल अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इस मूवी की स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी ज्यादा वीक फील होती है, जिस वजह से अगर ये मूवी हमें फर्स्ट हाफ में ऊपर ले जाती है तो सेकंड हाफ में नीचे भी ले आती है। ये मूवी हमें फर्स्ट हाफ में गर्म करके सेकंड हाफ में ठंडा ही छोड़ देती है, और इस टाइम मुझे कालीन भैया की याद आ गई थी। हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं। लेकिन इस मूवी के बीजीएम ने इस मूवी को काफी हद तक संभाल के रखा था। देखो विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो इस मूवी का अच्छा है ही, उसकी तारीफ तो मैं जितनी बार करूं उतना कम है, लेकिन बीजीएम भी उस रिप्रेजेंटेशन को काफी हद तक मैच कर रहा था। तो ओवरऑल अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं तो अगर तुम्हें एक विजुअली स्टनिंग हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी देखनी है जहां आप स्टोरी और इमोशनल कनेक्ट से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हो, देन गो फॉर इट। दिस मूवी इज ओनली फॉर यू मैन एंड वुमेन ऑल्सो। जस्ट रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस मूवी, अपनी स्टोरी
की एक्सपेक्टेशंस को घर छोड़कर जाना, थिएटर्स लेकर बिल्कुल मत जाना। तो क्या तुम ट्रॉन एरिस मूवी थिएटर्स में देखने जाने वाले हो? क्या तुम्हारी जेब से इस मूवी के लिए पैसे निकलेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है लेकिन मैंने सोचा तुम सबसे शेयर कर ही लेता हूँ। हमारी इंडियन कांतारा मूवी ने, जिसने हमारे इंडियन कल्चर को मूवी में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया है, इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर 500 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर लिया है। तो अगर तुमने थिएटर में अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो थिएटर जाओ और इस मूवी को जरूर देख कर आओ। मस्ट वॉच मूवी फ्रॉम माई साइड।